Good afternoon, students. Today we'll continue the evidence-based practices in which I think all the steps and phases are clear for you all. अगर कुछ भी doubts है इसमें ask, acquire, apprise, analyze, apply, and last is audit assess. If there is any doubt in this section, step section, you can ask me because this is very very important. Today we'll see next. टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस. नाउ फ्रॉम वेयर विल गेट दी एविडेंसेस. अब हमने इतना बोला कि अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ केयर देने के लिए वी नीड टू हैव एविडेंसेस. अब हम कहाँ से लाएं ये एविडेंसेस, क्या क्या सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से हम सोर्सेस एविडेंसेस ले सकते हैं. तो लेट्स सी द व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एविडेंसेस. सी रिसर्च एविडेंसेस. Yeah. Research evidence has assumed priority over other resources. Don't need to read this in this. See first is filtered resources. Under this filtered resources and unfiltered resources comes under primary literature. Filtered resources, its name itself suggesting filtered, मतलब हम उसको पहले से कहीं ना कहीं से हम देख चुके हैं, उसको यूज़ कर चुके हैं. दैट इज़ filtered resources. Let's see what comes under the filtered resources. First we'll see clinical experts and subject specialists pose a question and then synthesize evidences to state the conclusion based on the available research. These sources are helpful because the literature has been researched and result evaluated to provide an answer to the clinical questions. See, मैंने बताया ना, filter resources means आपने उस रिसर्च को और उस रिसोर्स को आप पहले यूज़ कर चुके हो. मीन्स कोई एक क्लिनिकल एक्सपर्ट है जिसने पहले किसी क्वेश्चंस पे कुछ रिसर्च किया है. उस क्वेश्चन का जो भी आंसर आया, जो भी एविडेंस आया है, दैट इज़ यूज्ड. अंडरस्टैंड. तो दैट इज़ फिल्टर्ड रिसोर्सेज. तो वो जो भी आंसर मिला है वो हमको लाइफ टाइम यूज़ होगा, हमारे कमिंग जनरेशन में भी यूज़ होगा. तो दिस इज़ ए वन ऑफ सोर्सेज. अगर आप, मैंने कल एग्जांपल दिया था ना, 5 जो स्टूडेंट्स हैं एविडेंस बेस्ड एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है एविडेंस बेस्ड रिसर्च कैसे करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं, एविडेंस बेस्ड केयर कैसे होता है, तो वो सब जानते हैं 5 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट 5 जो हैं वो नॉट अवेयर अबाउट दिस. तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जो 5 एविडेंस बेस्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं अभी, ऑब्वियसली इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर. डेफिनेटली जो फ्यूचर नर्सेस आ रही उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आज मैंने जो रिसर्च किया ऐसा थोड़ी ना है कि मैं उसको छुपा के रखूँगी, सबको पब्लिक नहीं करूँगी. ऐसा थोड़ी ना होता है. मतलब वो तो दिखाओगे तभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा वो रिसर्च. आपका रिसर्च का मतलब क्या हुआ. तो जैसे आज हाइपरटेंसिव पेशेंट को सोडियम नहीं देना है, अगर जिसने ये रिसर्च किया है और एक्सपीरियंस किया है वो अगर वायरल नहीं करता तो क्या आज हमको पता चलता, ये चीज़ नहीं चलता. इसलिए जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं आप शो करो, लोगों को दिखाओ, ताकि फ्यूचर जनरेशन और फ्यूचर हेल्थ केयर सर्विसेज में हमको इम्प्रूवमेंट ला सके. ओके. नेक्स्ट इज अनफिल्टर्ड रिसोर्सेज. अनफिल्टर्ड रिसोर्सेज मीन्स प्राइमरी लिटरेचर. अब मैंने बताया था प्राइमरी लिटरेचर क्या क्या होता है. इट प्रोवाइड मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल मिडलाइन, सिन्हाल, दिस ऑल आर कम्स अंडर दिस. और प्रोवाइड प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिटरेचर फॉर मेडिसिन. जैसे आप इस सोर्सेज से आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लिटरेचर्स आप यूज़ कर सकते हो और इससे आप बहुत सारे एविडेंसेस आप सर्च कर सकते हो. दिस इज़ ऑल्सो दी वन ऑफ द मोस्ट important resources for evidences. Okay. Next we'll continue clinical experiences. अब now in the clinical experiences how, जैसे you people, most of you people are working in the clinical sections, right? तो इन क्लिनिकल सेक्शन यू हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. आपको बहुत एक्सपीरियंस, जब आप 4th ईयर पास आउट होकर निकले थे तो आप लोग को उतना एक्सपीरियंस था नहीं था. बट आज आप, कई लोग 2 ईयर, कई लोग 3 ईयर, कई लोग 4-5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गए हैं आप लोग को. आप लोग को नहीं लगता कि आप एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखे हो ड्यूरिंग योर जॉब. तो योर एक्सपीरियंस, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम टेकिंग केयर ऑफ वन पिपरल इन्फेक्शन पेशेंट. ओके, मैं पिपरल इन्फेक्शन पेशेंट का केयर कर रही हूँ. अभी जस्ट मैं पास आउट हुई 4th ईयर से. अब माई
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं जिस तरीके से मैं उसको पेशेंट को केयर कर रही हूँ वो, और एक 5 ईयर एक्सपीरियंस बंदा जो है वो केयर कर रहा है, ऑब्वियसली दोनों के में अंतर दिखेगा। वो हो सकता है वो एक्सपर्टाइज होगा, हो सकता है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस पे बिलीव करके वो उस टाइप का केयर करता होगा विथ एविडेंसेस। अब मैं 4th ईयर निकली, मुझे जैसा सिखाया गया है कि वी नीड टू टेक प्रिवेंशन, वी नीड टू टेक एवरी 3 आवर और एवरी 4 आवर्स हमें पैड चेंज करना चाहिए। तो दिस ऑल थिंग्स आई एम टेलिंग टू द पेशेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम द पेपरल इन्फेक्शन, राइट। बट वो पेशेंट वो जो एक और कॉम्पिटिटिव जो बंदा है, हो सकता है वो एविडेंस प्रूव्ड चीज़ों के साथ टेकिंग केयर कर रहा होगा। तो अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स, तो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बहुत चीज़ सिखाता है कि हाउ टू टेक बेटर केयर टू पेशेंट, ओके। तो समवेयर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो गिव एविडेंसेस टू गिव बेटर केयर, ओके। नेक्स्ट इज नॉलेज फ्रॉम पेशेंट। ऑब्वियसली कई चीज़ें हमको पेशेंट ही सिखा जाता है। मतलब आज कोई पेशेंट का हम केयर कर रहे हैं, ठीक है, कई बार मैं बताऊँ, कई बार मेरा बच्चा ही मुझे कई चीज़ें सिखा जाता है। तो व्हाट विल हैपन दिस कंडीशन, जैसे इफ वी आर टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट, ओके, हमारे पास जब तक हम उस चीज़ में घुसेंगे नहीं, टेक केयर करने के लिए जाएंगे नहीं, तो आपको वो चीज़ मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं आप कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल in Medanta hospital there are so many patients, okay, and you are taking care of your patient. Evidence delivered from patients on knowledge of themselves, their bodies and their social lives. कई बार क्या होता है, if we take care, people think about the social lives, people say about their bodies कि नहीं मेरा बॉडी को मुझे एलर्जी होता है। जैसे किसी को हमने वो सिट्रिजिन दिया, राइट। अब किसी किसी पेशेंट को सिट्रिजिन से एलर्जी होती है। अब वो पेशेंट खुद आपको बताएगा कि नहीं मैडम मैं पहले ले चुका हूँ मेडिसिन सिट्रिजिन, तो मुझे उससे एलर्जी होती है, आप मुझे मत दीजिए। तो ये क्या हुआ, पेशेंट इज़ टेलिंग टू यू ना, पेशेंट, यू आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम पेशेंट। अब आप उसको दे देते सिट्रिजिन, उसको और कुछ इन्फेक्शन और कुछ साइन सिम्टम्स और कुछ एलर्जीज दिखती, तो इट वुड बी वर्स्ट कंडीशन फॉर यू और योर पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग। तो patient is giving you information that we call the knowledge from patients, okay. Next we'll see knowledge from local context. जैसे see how we'll collect the evidences from local context. Audit and performance data you can collect from this also. Patient stories and narrative, if patient is telling about, वो अपने stories कुछ बता रहा है, अपने experiences कुछ बता रहा है, तो उसके experiences से भी आप evidences ले सकते हो, okay. वो कुछ narrate कर रहा है, तो this also give some evidences कि वो अपना experience share कर रहा है. Knowledge about the culture of organization and individual within it. Yeah, some institutes, some organizations also very particular about the care of patient and satisfaction of patient. तो ऐसे situation भी हमको, ऐसा organization, ऐसा environment भी give so many evidences to give better care, okay. Social and professional network, obviously it influence very much. Social and professionally आपको you can do research, you can get more evidences by doing research. Professionally you are growing, okay. Socially if अगर मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जानती हूँ पेपरल इन्फेक्शन के पेशेंट को कैसे केयर करेंगे। अगर मेरे कॉलीग रहेगी तो ऑब्वियसली मैं अपने कॉलीग को बताऊँगी कि यार इस पेशेंट के साथ तुम ऐसा मत कर। व्हाट इज़ दिस इज़ अ सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क से हम सीख रहे हैं, वी आर गेटिंग द एविडेंसेस फ्रॉम सोशल नेटवर्क, ओके। लोकल एंड नेशनल पॉलिसीज़ इसीलिए बनती है ताकि हम एविडेंसेस, या फिर अगर चलो यहाँ पे हमने BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा है 5 राइट्स। ये एक पॉलिसी के तहत आता है कि हमको 5 राइट्स फॉलो करना है। अब अगर ये पॉलिसी नहीं बनती तो हम बहुत ढीले से लेते इस चीज़ को, 5 राइट्स को, पेशेंट्स 5 राइट्स को। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो पॉलिसीज़ हैं वो हमें बहुत सारे एविडेंसेस देते हैं। अगर ये पॉलिसीज़ में कोई पॉलिसी में लिख जाता है ना, तो हम बोलते हैं वो पॉलिसी में लिखा है इसीलिए हम ये कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब वो पॉलिसी हमारे लिए एविडेंस है, क्योंकि हम ये आज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पॉलिसीज़ में लिखा है। हमारे पॉलिसी में लिखा है कि इंदौर नर्सिंग कॉलेज में फ़ीस रिफंड नहीं होगा, तो दिस इज़ अवर पॉलिसी, वी कैन डिले इट, वी कैन डिनाई इट, ओके। तो दिस इज़ कॉल्ड दी एविडेंसेस, दिस कॉल्ड दी सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस, वी कैन से।
Don't go to hierarchy. Directly I'll teach you. Yeah, this barriers in EBP. Now what type of barriers will come while having EBP? Let's see. Lack of value for research. Definitely ये तो सबसे बड़ा barrier है, which I have seen in my profession, in my working also. Lack of value for research in practices. अभी भी इंडिया में रिसर्च की कमी है और रिसर्च की वैल्यू अब धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले नहीं थी. इसी लैक ऑफ वैल्यू के कारण इन नर्सिंग प्रोफेशन, आई एम टेलिंग, और मेडिकल में तो होता होगा, मेडिकल पे स्टूडेंट्स करते हैं, बट नर्सिंग में उतनी वैल्यू नहीं है. इनफैक्ट आईएनसी इज़ नॉट इवन डूइंग मैंडेटरी फॉर रिसर्च for PhD. So it is important to give value to research, give value to evidence based things. Okay, difficulties in bringing change. हमारी सोसाइटी में कुछ चेंज लाना एक लीडर ही कर सकता है, समझ सकते हो. हम नॉर्मल पीपल, अगर हम, आप लोग भी ये चीज़ को समझते हो. अपने घर का एग्जांपल दूं मैं आपके घर के एग्जांपल में. मान लो आप लोग दाल फ्राई में जीरा का ही तड़का लगाते हो, और आप मान लो कल मीठी नीम की पत्ती और राई का अगर लगा दो, कुछ चेंज हो गया, और भले टेस्ट दे चाहे ना दे, यू विल गेट क्रिटिक्स. ज़रूर आप लोग को यू विल गेट क्रिटिक्स. समझ में आ रहा है? मतलब कुछ चेंज हो गया, अरे ये कैसे स्वाद आ रहा, अरे ये कैसा चेंज हो गया. इफ़ यू डू एनी डेकोरेशन इन योर हाउस, इट लुक चेंज, देन यू ऑल्सो, मतलब समथिंग परिवर्तन, मतलब परिवर्तन को एक्सेप्ट करना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, अब जैसे आप, आज नागपंचमी है, नागपंचमी में हमेशा दूध चढ़ता है, और हो सकता है आज आप फल फूल, और उस कल्चर में ये चढ़ता था, अब आज हम कुछ अलग चढ़ा दिए, मिठाई चढ़ा दी. अरे नहीं, मिठाई कैसे चढ़ सकते, दूध ही चढ़ता है. तो समझ रहे हो, दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल, डोंट टेक इन इट सीरियस मोड. तो दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल. तो इस टाइप की डिफ़िकल्टीज आते हैं इन दिस सोसाइटी. ओके, देन लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट. डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट अगर आपको नहीं मिला वाइल ड्यूरिंग द रिसर्च, अब जैसे आप, यू आर पोस्टेड इन द कैंसर यूनिट, आप अकेले एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस पे बिलीव करते हो, बाकी आपके कॉलीग्स और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं करते, आप पागल हो जाओगे उनको कन्विंस करते करते कि मैडम, हम कैंसर पेशेंट को, अगर आपने कोई रिसर्च किया है कि कैंसर पेशेंट को यू कैन नॉट गिव द लाइक, you cannot give, like, just example, you cannot give like a cold things. Okay, this is just example. तो आप पागल हो जाओगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को बोल बोल के. शी विल नेवर रिलाई ऑन यू. वाई? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट अगर आपको नहीं मिलता है ना, तो आप नहीं कर पाओगे. even in every field, in not only about the clinical, in every field, in every educational field also. Okay, इवन इन दी, आप लोग जब रिसर्च कर रहे होगे ना, उस टाइम पे भी आप लोग को 4-4 5-5 के ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं. 4 के ग्रुप में केवल 2 बच्चा काम करता है, 2 नहीं करता है. तो 2 नहीं करता है तो दिक्कतें आती है ना. मतलब पीयर ग्रुप से अगर वर्क नहीं करते तो दिक्कत आती है ना. तो दैट प्रॉब्लम्स कम वाइल हैविंग दी EBP. लैक ऑफ टाइम फॉर रिसर्च. हाँ, जैसे आप लोग का एग्जांपल देती हूँ. कौन कौन है आप लोग? अंकिता, आरती, पुष्पलता, रूपाली, अनीश, ज्योति एंड पलक. यू ऑल आर वर्किंग, आई थिंक सब वर्किंग कर रहे हो. आप लोगों को खुद जो एजुकेशनल लाइन में है उनको भी, और जो क्लिनिकल लाइन में है उनको भी, आप 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करते हो, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम देते हो. जिनके पास बेबीज़ है, दे गिव टाइम टू बेबीज़. उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचता है कि आप डू एक्स्ट्रा समथिंग लाइक रिसर्च. तो नहीं है ना आप लोग के टाइम. तो दिस इज़ अ मेन बैरियर कि लैक ऑफ टाइम फॉर रिसर्च करने के लिए. इनफैक्ट आई एम ऑल्सो, आई डोंट हैव एनी टाइम टू डू एक्स्ट्रा थिंग्स अपार्ट फ्रॉम माई जॉब. ठीक है,
लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द रिसर्च, अब जिनके पास टाइम है, जैसे बैचलर लोग, अब जिनके पास टाइम है उनको नॉलेज नहीं होगा, तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द बैरियर। उनको नॉलेज नहीं होता, अरे यार मेरे पास तो टाइम है, मैं कैसे करूँ रिसर्च, नहीं है उनको आइडिया कैसे करना है। रिसर्च रिपोर्ट नॉट ईजिली अवेलेबल, या क्या होता है ना, अभी हम लोग डिसैमिनेट करना नहीं सीखे इतने अच्छे से। डिसैमिनेशन करना अगर सीख गए, वायरल करना सीख गए, तो सबको रिसर्च रिपोर्ट आसानी से अवेलेबल हो जाएगा और सब लोग सीखेंगे, अच्छा इनके रिसर्च करने से ये रिज़ल्ट आया तो ठीक है हम भी इसको फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत कम हो रही हैं अभी। तो ये थोड़ा सा मुझे आई होप कि कमिंग 10 ईयर्स में हम लोग विल बी वेरी गुड इन कंडीशन ऑफ रिसर्च, कि हम लोग बहुत ग्रोन अप हो जाएंगे रिसर्च सेक्शन में। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, या दिस इज़ ऑल्सो, जैसे रिसर्च रिपोर्ट बनाने में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो दिस इज़ ऑल्सो कैन बी ए बिग बैरियर। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द EBP, अब किसी को रिसर्च कर लिया, अब किसी को EBP ही नहीं आ रहा है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ये कहता है कि आप किसी को अगर नॉट ओनली केयर, अभी मैं केयर की बात करें, अगर आप किसी को केयर दे रहे हो तो आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि वाई आई एम गिविंग दिस केयर और दिस पर्टिकुलर इंटरवेंशन टू दिस पेशेंट। तो दिस इज़ कॉल्ड द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अगर मैं आज अपने बच्चों को एविएट्स पढ़ाती हूँ, एविएट्स का यूज़ करके पढ़ाती हूँ, जैसे प्रेजेंटेशन से पढ़ाती हूँ, PPT प्रेजेंटेशन से पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है कि PPT प्रेजेंटेशन से पढ़ाने से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है कंपेरेटिवली टू ब्लैक बोर्ड, इसीलिए आई एम टीचिंग फ्रॉम दी PPT। तो ये दिस इज़ अबाउट द एजुकेशनल टॉपिक। और अभी मैंने आपको क्लिनिकल एग्जाम्पल भी दिया है, समझ में आ रहा है माई एग्जाम्पल्स। So this was all about the barriers of EBP. Next is advantages of EBP. Let me tell you hi and hello, नहीं तो आप लोग सब इधर उधर हो जाओगे। Yeah, we were in the advantages of EBP. फर्स्ट प्रोवाइड बेटर इन्फॉर्मेशन टू प्रैक्टिशनर। देखो सबसे पहले अपने दिमाग में अगर आप EBP फिट कर लोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। EBP को सबसे पहले समझो कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, तब तुम लोग उसका एडवांटेज अपने ही दिमाग से लिखने लगोगे। क्लियरली आज मैं एक चीज़ आप लोग को बोल रहे हैं मैसेज, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर EBP अब आपको समझ नहीं आ रहा है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मीनिंग अगर आप समझ लो ना, सब चीज़ आप लिख सकते हो। अगर आज वो मीनिंग नहीं समझे हो तो अगर आपको शेम लग रहा है, कुछ आप शाई हो रहे हो, तो ग्रुप में मत पूछो, मुझे पर्सनल पूछो, मैं आप लोग को पर्सनली बताऊंगी EBP क्या है, ठीक है। लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर रखो EBP का। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं यूज़ कर लिए ना तो समझ में आता है कि ये बच्ची पढ़ी लिखी है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मीनिंग अगर आप समझ गए तो यू विल इन्फ्लुएंस बेटर टू समवन। आपका नॉलेज इन्फ्लुएंस, आप किसी को दिखा सकते हो कि यू आर वेरी नॉलेजेबल अगर आप EBP समझ गए तो। इनेबल कंसिस्टेंसी ऑफ केयर, प्रोवाइड बेटर इन्फॉर्मेशन। मुझे एडवांटेजेस बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं लग रही, क्यों बताऊँ, क्योंकि मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंस पढ़ाया था ना, उसमें सब चीज़ें सब पॉइंट आ चुका है। प्रोवाइड बेटर इन्फॉर्मेशन टू प्रैक्टिशनर, आप अगर EBP से केयर करोगे, जैसे फिर एग्जांपल दूंगी, 5 स्टूडेंट का जिनको EBP आता है, 5 को जिनको नहीं आता है, तो 5 जिनको EBP आता है वो उनके पास बेटर इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर रहेंगे, ठीक है। इनेबल कंसिस्टेंसी ऑफ केयर, वो केयर में भी क्वालिटी केयर देंगे और कंसिस्टेंसी केयर देंगे। कंसिस्टेंसी केयर मतलब जैसे मैं अंकिता का BP लेती हूँ, BP अभी मैंने कितना टाइम हो रहा है, अभी 11:27 को मैंने BP लिया है अंकिता का, फिर 11:30 पे भी लूँगी तो भी 120/80 आएगा, अभी भी 120/80 आए, और उसके बाद ही 5 मिनट बाद भी तो कितना कंसिस्टेंसी है इसके BP में। कंसिस्टेंट मतलब चेंज नहीं होना, यू विल बी लाइक दैट ओनली, ओके। बेटर पेशेंट आउटकम, क्योंकि आप यूल गिव बेटर क्वालिटी देन बेटर पेशेंट आउटकम मिलेगा ही। वो पेशेंट आपको बोल के जाएगा कि वाओ मैडम यहाँ इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छा केयर मिलता है। जैसे अमिताभ बच्चन ने वो नानावती हॉस्पिटल के बारे में बोला है कि द केयर विच इज़ प्रोवाइडिंग इन दिस हॉस्पिटल इज़ वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री, बोला था ना। तो दिस इज़ कॉल यू विल डू with the evidence based practices, you will serve to patient, he will definitely give better outcome.
प्रोवाइड क्लाइंट फोकस्ड केयर, अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़े हो तो डेफिनेटली विल गिव द क्लाइंट फोकस केयर, क्लाइंट को जो चाहिए आप वही प्रोवाइड करोगे, ये नहीं कि उसको टाइम वेस्ट करोगे, पास करोगे। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, डेफिनेटली इट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग, ये भी मैंने बहुत पढ़ाया है कल आप लोगों को। जो नर्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जानती है, करेगी, शी विल एबल टू डू, शी विल बेटर टेक एनी जजमेंटल कैपेबिलिटी, शी विल क्रिएट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट, जनरलाइज इन्फॉर्मेशन, या अगर आपको EBP है तो कुछ नॉलेज आपको गेन हुआ, यू जनरलाइज टू एवरीवन, सबको बताओ। कंट्रीब्यूट टू साइंस ऑफ नर्सिंग, अगर आपने EBP किया तो कहीं ना कहीं, जैसे आई एम डूइंग, आई हैव पैशनेट अबाउट डूइंग द रिसर्च, तो समवेयर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, डेफिनेटली आई विल गिव बेटर कंट्रीब्यूशन टू माई नर्सिंग प्रोफेशन। ओके, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर फर्दर रिसर्च, हाँ आज हम मान लो स्टडी किए हैं बेस्ट केयर इन प्यूपरल इन्फेक्शन, अब कल को हमें लगेगा कि अरे यार ये वाला भी करते हैं, आज ये इस वाले टॉपिक में भी करने में अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली आगे और करने के आपका अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते जाएगा, तो ये और गाइडलाइंस मिलते जाएंगे आपको और फर्दर रिसर्च करने के लिए। हेल्प्स नर्स टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, ये तो मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है। तो दीज वॉज द एडवांटेज ऑफ EBP, दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अब जहाँ एडवांटेज है वह डिसएडवांटेज तो मिलेगा ही। तो लेट मी शेयर दिस स्लाइड फर्स्ट, नहीं चलो 2 मिनट में पढ़ाती हूँ। डिसएडवांटेजेस ऑफ EBP, नॉट इनफ एविडेंसेस फॉर EBP, हाँ कई लोगों को नहीं मिल पाता है यार, बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, बट इतना सॉलिड एविडेंसेस नहीं मिल पाता जिससे वो लोगों को प्रूफ कर सकें। टाइम कंज्यूमिंग, अब जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। रिड्यूस्ड क्लाइंट चॉइस, अब जैसे मैं कुछ प्यूपरल इन्फेक्शन के लिए मैंने कुछ केयर वो किया है, स्टडी किया है, और उसी स्टडी पे जो मैंने निकाला है रिजल्ट, प्रूफ है वो, वही केयर मैं दे रही हूँ। अब क्लाइंट के पास कोई चॉइस नहीं है, केवल वो जो मैं निकाली हूँ वही ही उसको यूज़ करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। रिड्यूस प्रोफेशनल जजमेंट एंड ऑटोनॉमी, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल जजमेंट नहीं कर पाए, ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाती है, मतलब प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा ऑन दिस सेक्शन थोड़ा सा रिड्यूस लगता है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद सेंटेंस, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है EBP प्रोवाइड द जजमेंटल कैपेबिलिटीज़, रिड्यूस दिस थिंग्स। सप्रेस क्रिएटिविटी, सप्रेस क्रिएटिविटी मतलब यू विल फोकस ओनली वन थिंग, आप और अल्टरनेटिव्स ढूंढने की जगह यू विल फोकस ओनली द रिसर्च, तो दिस सप्रेस योर क्रिएटिविटी, आप अपने से क्रिएटिव कुछ नहीं करेंगे, ओनली यू विल डू द रिसर्च। इन्फ्लुएंस लीगल प्रोसीडिंग, योर लीगल प्रोसीडिंग विल समवेयर इट विल इन्फ्लुएंस, लाइक अगर आप हमारे पॉलिसीज़ में कुछ लिखा है कि 5 राइट्स हमको फॉलो करना है और योर एविडेंसेस इज टेलिंग समथिंग एल्स, देन यू विल डिस्ट्रॉय योर 5 राइट्स एंड यू विल फॉलो योर एविडेंसेस, अगर हम EBP यूज़ करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए, बट दिस इज़ डिसएडवांटेजेस। पब्लिकेशंस बायसेस, कई बार होता है ऐसे, मैंने इतने रिसर्च किए हैं, अब मैं पब्लिकेशंस के लिए डाल रही हूँ ताकि सब लोगों को मिल सकें, आजकल इतने फ़ीस लेते हैं कि हम पब्लिश ही नहीं करा पाएंगे अपने पेपर और अपने रिसर्च को, तो दीज आर दी बायसेस, पब्लिकेशन बायसेस इसको बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी डिसएडवांटेजेस ऑफ EBP। ये एब्स्ट्रैक्ट है एक, वो मैं आप लोग को अभी नहीं सिखाऊंगी रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, दैट आई टीच यू जब वो सेक्शन आएगा तो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द EBP। आई होप कि EBP इज़ वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन, अगर नहीं होगा तो आई एम वेटिंग ऑल द 10 स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाती हूँ, नाम फिर से नहीं लूँगी, आप सब जानते हो 10 बच्चे कौन है जो मेरी क्लास अटेंड करते हैं, उन 10 से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको EBP आज भी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, पर्सनल रिस्पॉन्स करो और मुझे पूछो व्हाट इज़ EBP, अगर क्लियर नहीं है तो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।